हर बार जब मैं सिक्योरिटी चेक से गुजरता था, मुझे फुल बॉडी चेक करने के लिए कहा जाता था। लेकिन इतना सब करने के बाद भी डिटेक्टर मशीन बार बार बीप करने लगती थी। सिक्योरिटी गार्ड्स ने तुरंत मुझे एक डेंजरस आदमी समझ लिया और मुझे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन उनका लीडर सिर्फ मुझे एक नजर देखते ही कांप गया, क्योंकि मेरी पीठ पर गोल गोल निशानों के दाग भरे हुए थे। वो ऐसे स्कार्स थे जिसे उसके जैसे बैटलफील्ड से वापस आए इंसान ने एक नजर में पहचान लिया। वो सब बुलेट वूंड्स के निशान थे। मैंने बस शांति से एक छोटी सी रेड बुक निकाली। किसी ने सोचा भी नहीं था कि कैप्टन ने उसे देखते ही सभी लोगों को मुझे सल्यूट करने का ऑर्डर दे दिया। उनकी आंखों में सिर्फ रिस्पेक्ट थी। जो आदमी अभी गया, क्या वो वही जगह से था? चुप रहो। उस इंसान की आइडेंटिटी ऐसी नहीं है जिसके बारे में हम बात कर सकें। याद रखना, आगे कभी भी उनसे मुलाकात हो तो पूरी इज्जत के साथ सल्यूट करना। जरा सी भी बदतमीजी नहीं होनी चाहिए। 10 साल हो गए। आखिर मैं वापस आ गया। पता नहीं मेरी छोटी बहन कैसे जी रही होगी। वो मैंने जानबूझकर नहीं किया। मेरी बात सुनो। ये क्या हो रहा है? ये आदमी कौन है और मेरे घर में नहा क्यों रहा है? पहले कपड़े पहनने दो, फिर मेरी बात सुन लेना। पर्वर्ट, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बात पूरी होने से पहले ही लम तियोर्स ने सच में किचन नाइफ उठा लिया और गुस्से में मेरी तरफ दौड़ पड़ी। मैंने सिर्फ एक उंगली से उसकी नाइफ को साइड हटा दिया और तुरंत उसकी कलाई पकड़ ली। बदमाश, हिम्मत है तो मुझे छोड़ो। पहले शांत हो जाओ, ये मेरा घर है। हाँ, झूठ बोल रहे हो। ये मेरी स्टूडेंट लॉन्ग थियो न्यूअक का घर है। तुम आखिर हो कौन? लॉन्ग थियो न्यूअक? तुम मेरी बहन की क्लास टीचर हो। क्या तुम ही लॉन्ग माउथ येन हो? ब्यूटीफुल लेडी, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं तुम्हें नहीं जानता। मैं तुम्हारी बहन की क्लास टीचर हूं। फिर तुमने मुझे मारा क्यों? तुमने मुझे देख लिया। क्या मैं तुम्हें फ्री में फायदा उठाने दे सकती थी? हाँ, तुम अभी भी हंस रहे हो। मिस लम, मेरी बहन कहाँ है? तुम 10 साल से गायब थे, कोई खबर तक नहीं थी। आखिर तुम कर क्या रहे थे? और क्या तुम्हें पता है तुम्हारी मां की तबीयत बहुत खराब है? तियोन्युक, तुम्हारी ब्यूटीफुल टीचर वापस आ गई। ओहो तियोन्युक, तुम्हारा घर तो कमाल का है, एक अननोन आदमी के साथ। क्या तुम बस मुझे जेलस करना चाहती हो? ये मेरा घर है, मुझे छोड़ो। छोड़ना है? ठीक है। तुम्हारी मां के ऑपरेशन के लिए अभी भी 2 लाख युआन कम है तुम्हारे पास? आज रात मुझे खुश कर दो, ये पैसे मैं दे दूंगा, वरना अपनी मां के अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। ती बाकियो, तू हद पार कर रहा है। दिन के उजाले में भी तू जबरदस्ती करने की हिम्मत कर रहा है। अरे, ये तो हमारी ब्यूटीफुल मिस लम है। क्या हुआ, तुमने भी सोच लिया क्या? ऐसा करते हैं, तुम लॉन्ग थियो न्यूअक के साथ आ जाओ। मैं थोड़ा जेनरस बन जाता हूं। दोनों को 2 लाख युआन दूंगा। कैसा रहेगा? बेशरम आदमी, उसे छोड़ो। मेरे सामने ये सब देखकर मेरा खून उबल आया। 10 साल बाद एक बड़ा भाई बनकर मैं अभी वापस आया था और मुझे ये सब देखना पड़ा। तू कहां से आ गया? क्या देख रहा है? और देखा तो ऐसा हाल करूंगा कि दोबारा देख नहीं पाएगा। ती बाकियों ने मेरी नजर महसूस की। उसका मोटा चेहरा हिल रहा था और उसकी आंखों में घमंड भरा हुआ था। उसके पीछे खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स भी हंसते हुए आगे बढ़े। शायद उन्हें लगा मैं बस कोई आम आदमी हूं जो हीरो बनने की कोशिश कर रहा है। उसे छोड़ दो। मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे गहराई से आया हुआ फैसला हो। तू है कौन, मेरे मैटर में बोलने की हिम्मत? ती बाकियों के ऑर्डर देते ही एक बॉडीगार्ड ने सीधा मेरे चेहरे पर पंच मारा। मैंने हल्का सा अपना सिर साइड किया, बस हाथ घुमाया और 100 किलो से ज्यादा का आदमी हवा में उड़ गया और दूर जाकर गिर गया। ती बाकियो अभी रिएक्ट भी नहीं कर पाया था कि मेरा हाथ उसकी उस कलाई पर था जिससे उसने तियो न्यूअक को पकड़ा था। इसी हाथ से तूने उसे छुआ था। हड्डी टूटने की आवाज पूरे ऑफिस में गूंज गई। ती बाकियों की दर्द भरी चीख निकल गई। उसकी पूरी कलाई अजीब एंगल में मुड़ चुकी थी। वो घुटनों पर गिर पाता उससे पहले ही मैंने एक किक मारी। उसका 90 किलो का शरीर कैनन की तरह पीछे उड़ गया, सीधा दरवाजा तोड़ते हुए कॉरिडोर में मरे हुए कुत्ते की तरह गिर गया। मैं पलटा और अभी तक शॉक में खड़ी तियो न्यूअक को देखा। मेरी आंखें लाल हो गईं। मैंने अपने हाथ खोल दिए। तियो न्यूअक, तुम्हारा भाई वापस आ गया है। अब कोई तुम लोगों को परेशान नहीं करेगा। तियो न्यूअक जोर से रोते हुए मेरे गले लग गई। दरवाजे के बाहर ती बाकियो अपनी टूटी कलाई पकड़कर नफरत भरी नजरों से उठ गया। अच्छा, बहुत अच्छा। लड़के, अगर हिम्मत है तो भागना मत। मेरे ची परिवार के खिलाफ गया है तू। मैं तुझे अपनी आंखों से दिखाऊंगा कैसे तेरे घर वाले एक एक करके इस दुनिया से गायब होते हैं। आईसीयू में पड़े हुए कमजोर शरीर को देखकर, जिसके ऊपर हर तरफ ट्यूब्स लगी थीं, मेरा दिल ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने जोर से दबा दिया हो। हर धड़कन दर्द दे रही थी।
क्या ये वही माँ थीं जो मेरी यादों में हमेशा हंसती थीं, हमेशा हेल्दी थीं? इन 10 सालों में उन्होंने कितना दर्द सहा होगा। डॉक्टर ने ठंडे चेहरे के साथ पेमेंट नोटिस त्याओ नुक के हाथ में दे दिया। उस पर लिखी हुई लंबी अमाउंट हमारे घर के लिए आसमान जैसी थी। मैंने आदत से अपनी पॉकेट में रखे ब्लैक गोल्ड कार्ड को छुआ। बस एक बार स्वाइप करता तो कुछ लाख क्या, पूरा हॉस्पिटल खरीद सकता था। लेकिन मेरा हाथ रुक गया। वो मिस्टीरियस ऑर्गेनाइजेशन अभी भी अंधेरे में मुझे ढूंढ रही थी। अगर मेरे पैसे का कोई भी ट्रेस मिला तो सिर्फ मेरी मां और त्याओ नुक नहीं, पूरा लिन हाई शहर खतरे में आ जाएगा। अपने परिवार की सेफ्टी के लिए मैं अभी अपनी असली आइडेंटिटी यूज नहीं कर सकता था। अगर स्पेशल पावर यूज नहीं कर सकता तो इन्हीं हाथों से पैसा कमाऊंगा। त्याओ नुक को संभालने के बाद मैं सीधा जॉब रिक्रूटमेंट एरिया की तरफ चला गया। लेकिन रियलिटी ने मुझे पहला ही जोर का झटका दे दिया। एक सिक्योरिटी कंपनी के इंटरव्यू रूम में एक मोटा सा मैनेजर पैर पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसने 2 उंगलियों से मेरी रेज्यूमे पकड़ी हुई थी, जिसमें सिर्फ मेरा नाम और एज लिखी थी। उसके चेहरे पर साफ नफरत दिख रही थी। खाली 18 साल से लेकर 28 साल तक, पूरे 10 साल तुम्हारी लाइफ का रिकॉर्ड ब्लैंक है। मैं सीधा खड़ा रहा और गहरी आवाज में जवाब दिया, मैं आर्मी में था, सीक्रेट मिशन पर। आर्मी, सीक्रेट मिशन और कोई रिकॉर्ड भी नहीं। मैनेजर को लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। उसने मेरी रिज्यूमे मेरे मुंह पर फेंक दी। बाकी इंटरव्यू लेने वाले लोग भी हंसने लगे। कैसा सीक्रेट मिशन? मुझे तो लगता है तुम जेल में थे। 10 साल पहले कुछ क्राइम किया होगा, अभी अभी बाहर आए हो, इसीलिए बताने में शर्म आ रही है ना? निकल जाओ। हमारी कंपनी एक प्रॉपर कंपनी है। हम तुम्हारे जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले लोगों को नहीं रखते। मेरी दोनों मुट्ठियां टाइट हो गईं। उंगलियों से क्रैकिंग की आवाज आने लगी। अगर कुछ साल पहले मुझे ऐसा आदमी मिलता तो शायद अब तक इसकी कब्र कई मीटर ऊंची हो चुकी होती। तभी लिम चैत का फोन आया। उसकी आवाज में रोने की आवाज थी। लॉन्ग आउथियन, जल्दी हॉस्पिटल आओ। ची परिवार की लोगों ने रूम घेर लिया है। वो आंटी का लाइफ सपोर्ट हटाना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक धमाका सा हुआ। गुस्सा मेरी सोच पर हावी हो गया। जब मैं हवा की तरह हॉस्पिटल पहुंचा तो कॉरिडोर ऑलरेडी लोगों से भरा हुआ था। ची बाकी आओ, वो घमंडी रिच लड़का, हाथ पर मोटी बैंडेज बंधी हुई थी और उसके साथ 10 से ज्यादा स्ट्रांग आदमी खड़े थे। वो हॉस्पिटल रूम के दरवाजे को ब्लॉक करके खड़ा था, एक पैर बेंच पर रखकर पूरे घमंड में। त्याओ नुक और लिमचैत को कोने में दबा दिया गया था। दोनों डर से कांप रही थीं। अरे देखो, हमारा बड़ा हीरो वापस आ गया। ची बाकियाओं ने भीड़ के बीच मुझे देख लिया। उसकी आंखों में बदले की खुशी थी। वो तुरंत अटैक नहीं करना चाहता था, बल्कि सबके सामने जोर से बोलने लगा, सब लोग देखो, ये वही गुंडा है जिसने मुझे मारा था। मैंने अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई है। ये आदमी 10 साल गायब था। इसका कोई आर्मी रिकॉर्ड नहीं मिला। ये कोई रिटायर्ड सोल्जर नहीं है। ये तो जेल से निकला हुआ क्रिमिनल है, एक डेंजरस आदमी जो हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करता है। भीड़ में तुरंत शोर मच गया। जो लोग पहले मुझे थोड़ी सिंपैथी से देख रहे थे, उनकी नजर बदल गई। अब उनकी आंखों में सिर्फ नफरत थी। अच्छा, तो ये जेल से आया है, तभी इतना वायलेंट है। ऐसे लोग वापस कैसे आ जाते हैं? दूर रहो इससे, बैड लक है। सबकी बातों के बीच मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। मेरी नजर सिर्फ ची बाकियाओं पर थी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। हटो, मुझे हॉस्पिटल में हाथ उठाने पर मजबूर मत करो। हाथ उठाएगा। ची बाकियाओ ऐसे हंसा जैसे उसने कोई जोक सुना हो। उसका चेहरा अचानक खतरनाक हो गया। उसने पीछे हाथ हिलाया। मारो इसे, इस जेल से निकले हुए आदमी को तोड़ दो। जो होगा मैं देख लूंगा। और अंदर पड़ी उस बुढ़ी औरत को भी। अगर ट्रीटमेंट के पैसे नहीं हैं तो ऑक्सीजन बर्बाद करने की जरूरत नहीं। जाओ, उसका वेंटिलेटर हटा दो। उसकी बात मेरे दिल में चाकू की तरह घुस गई। इतने सालों से दबाया हुआ मेरा गुस्सा एक पल में फट गया। 2 आदमी रूम के अंदर जाने लगे, लेकिन उनके हाथ डोर हैंडल तक पहुंचने से पहले मैं मूव कर चुका था। किसी ने नहीं देखा मैंने अटैक कैसे किया। बस हवा में 2 हड्डियां टूटने की आवाज आई। अगले सेकंड 90 किलो के दोनों आदमी जैसे ट्रक से टकरा गए हों, सीधा 5 मीटर दूर उड़ गए और चीखने का मौका मिलने से पहले बेहोश हो गए। अगर तुम लोग खुद बर्बाद होना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने ठंडी नजर से सबको देखा। मेरे अंदर का प्रेशर अचानक बाहर आ गया।
बाकी के 10 से ज्यादा गुंडे अपने हथियार निकाल भी नहीं पाए। उनकी आंखों के सामने बस मेरी परछाई घूमी। मेरे पंचेस हवा की तरह तेज और बिजली की तरह पावरफुल थे। सिर्फ 10 सेकंड के अंदर पूरा कॉरिडोर जमीन पर पड़े लोगों की चीखों से भर गया। ची बाकी और डर के मारे नीचे गिर गया। उसके कपड़े तक गीले हो गए। उसका पहले वाला घमंड पूरी तरह गायब था। वो कांपते हुए मेरी तरफ इशारा करने लगा। तुम इंसान हो या कोई भूत? रुको, तुम लोग क्या कर रहे हो? तभी एक गंजा मोटा आदमी गार्ड्स के साथ भागता हुआ आया। वो इस हॉस्पिटल का डायरेक्टर था, वांग देफा। जमीन पर पड़े इंजर्ड लोग और ची बाकियों की हालत देखकर उसका चेहरा बदल गया। ची फैमिली इस हॉस्पिटल की सबसे बड़ी स्पॉन्सर थी। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। तुम जैसे जेल से निकले आदमी की हिम्मत कैसे हुई मेरे हॉस्पिटल में हंगामा करने की? तुमने यंग मास्टर ची को इतना इंजर्ड कर दिया। सिक्योरिटी, इसे पकड़ो और अंदर पड़ी उस बुढ़ी औरत को भी बाहर फेंक दो। हमारा हॉस्पिटल ऐसे गरीब लोगों का ट्रीटमेंट नहीं करता जो क्रिमिनल्स के फैमिली मेंबर्स हैं। मरना है तो हॉस्पिटल के बाहर मरे। त्योशुआ रोते हुए डायरेक्टर से रिक्वेस्ट करने लगी, लेकिन उसने उसे जोर से धक्का दे दिया। वो गिरने वाली थी, लेकिन मैंने अपनी बहन को पकड़ लिया। मेरी आंखों की ठंडक अब एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच चुकी थी। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसका एंड डिसाइड हो चुका हो। बाहर फेंकोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। मैंने अपना पुराना फोन निकाला और एक इनक्रिप्टेड नंबर डायल किया जो काफी सालों से छुपा था। दूसरी तरफ से तुरंत कॉल उठ गया। एक रिस्पेक्ट और शौक से भरी आवाज आई, मास्टर, क्या सच में आप हैं? आखिर आप? बकवास बंद करो। मैं लिन हाई सिटी के फर्स्ट पीपल्स हॉस्पिटल में हूं। तुम्हारे पास 3 मिनट है। सबसे बेस्ट मेडिकल टीम लेकर यहां आओ। 1 सेकंड भी लेट हुए तो अपनी अंतिम तैयारी खुद कर लेना। ये बोलकर मैंने फोन कट कर दिया। डायरेक्टर वांग ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। उसके चेहरे पर मजाक उड़ाने वाली स्माइल थी। क्या एक्टिंग कर रहा है? 3 मिनट, अंतिम तैयारी? तुम खुद को समझते क्या हो? कोई बहुत बड़ा आदमी? मैं भी तुम्हें 3 मिनट देता हूं। अगर बाहर नहीं निकले तो मैं पुलिस बुला लूंगा। ची बाकियों भी साइड में अपना दर्द सहकर ठंगी हंसी हंसने लगा। लिन हाई सिटी में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वक्त 1-1 सेकंड करके बीतने लगा और जैसे ही 2 मिनट 50 सेकंड हुए, अचानक खिड़की के बाहर एक जबरदस्त आवाज गूंजी। उसके तुरंत बाद कई लग्जरी कार्स के ब्रेक लगने की आवाज आई। पूरी बिल्डिंग जैसे हिल गई। कॉरिडोर के एंड से सूट पहने हुए लोगों का एक ग्रुप पागलों की तरह भागता हुआ आया। सबसे आगे एक सफेद बाल वाला बुजुर्ग आदमी था। वो था लिन हाई सिटी का सबसे अमीर आदमी, शैन मंशन। ये वही बड़ा बिजनेसमैन था जो टीवी पर हमेशा पावरफुल और सीरियस दिखता था, लेकिन इस वक्त वो पसीने में भीगा हुआ भाग कर आ रहा था। डायरेक्टर वांग ने जैसे ही शैन मंशन को देखा, उसका चेहरा तुरंत बदल गया। वो चापलूसी करते हुए आगे बढ़ा। प्रेसिडेंट शैन, आप यहां कैसे? क्या आप इंस्पेक्शन के लिए आए हैं? यहां एक जेल से निकला आदमी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। मैं अभी इसे हैंडल करता हूं। लेकिन अगले ही सेकंड शैन मंशन ने एक जोर का थप्पड़ मारा। डायरेक्टर वांग वहीं 3 चक्कर घूम गया। शैन मंशन ने उसकी तरफ देखा तक नहीं। वो सीधा मेरे सामने आ गया और सबकी शॉक्ड नजरों के सामने लिन की आधी इकोनॉमी कंट्रोल करने वाला आदमी धड़ाम से दोनों घुटनों पर बैठ गया। उसने अपना सिर जमीन तक झुका दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। आपका सेवक शैन मंशन लेट आ गया मास्टर, मुझे सजा दीजिए। पूरा माहौल मौत जैसा शांत हो गया। डायरेक्टर वांग की आंखें बाहर आने वाली थीं। ची बाकियों डर के मारे जम गया। लिम, श्वेत और त्योशु अभी मुंह खोले देख रही थी। मैंने शैन मंशन की तरफ ध्यान नहीं दिया, बस हॉस्पिटल रूम की तरफ इशारा करके ठंडी आवाज में कहा, मेरी मां को बचाओ। अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो इसका जिम्मेदार तुम होगे। शैन मंशन के साथ आई वर्ल्ड क्लास मेडिकल टीम तुरंत रूम के अंदर घुस गई। करोड़ों की मेडिकल मशीनें जल्दी जल्दी सेटअप होने लगी। आधे घंटे बाद मेन डॉक्टर पसीने से भीगा हुआ बाहर आया। उसका चेहरा सीरियस था। मिस्टर लॉन्ग, आपकी मां की जान फिलहाल बच गई है, लेकिन उनके ऑर्गन्स बहुत ज्यादा वीक हो चुके हैं। नॉर्मल ट्रीटमेंट सिर्फ 3 दिन तक उन्हें संभाल सकता है। उन्हें पूरी तरह बचाने के लिए एक लेजेंडरी मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन वो मेडिसिन बहुत रेयर है। पूरे लिन हाई में सिर्फ एक फैमिली के पास वो है। मेरी आंखें ठंडी हो गईं। मेरे शरीर से खतरनाक ऑरा निकलने लगा। कौन सी फैमिली? जाओ फैमिली, जो लिन हाई सिटी के आधे डेटा इंडस्ट्री पर कंट्रोल रखती है। शैन मंशन परेशान दिखने लगा। उसने अपने माथे का पसीना साफ किया। मास्टर, जाओ फैमिली सिर्फ बहुत अमीर नहीं है, उनके कैपिटल सिटी के पावरफुल फोर्सेस से भी कनेक्शंस है। वो लोग हमेशा से बहुत एरोगेंट रहे हैं। वो जी युआन फ्लावर उनकी फैमिली का ट्रेजर है। मुझे डर है कि चाहे हम कोई भी कीमत दें, मुझे वो चाहिए। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मैंने अपनी मां को हॉस्पिटल बेड पर कमजोर हालत में देखा।
मेरे सीने पर जैसे एक बड़ा पत्थर रखा हुआ था। मेरी मां के लिए जाओ फैमिली तो क्या, अगर मुझे मौत के दरवाजे तक जाना पड़ा तो मैं वहां भी जाऊंगा। मैंने शन वनशान को हॉस्पिटल की सिक्योरिटी का ध्यान रखने को कहा और अकेला जाओ फैमिली के मैंशन की तरफ निकल गया। जाओ फैमिली का मैंशन हद से ज्यादा लग्जरी था। सिर्फ मेन गेट ही 3 फ्लोर जितना बड़ा था। मैंने अपना रीजन बताया ही था कि कुछ बॉडीगार्ड्स ने मुझे रोक लिया। थोड़ी देर बाद एक यंग लड़की एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर बाहर आई। उसका मेकअप परफेक्ट था। वो थी जाओ फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर जाओ यीरान। उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। मेरे सिंपल कपड़े देखकर उसकी आंखों में नफरत साफ दिख रही थी। तुम वही आदमी हो ना जिसने हॉस्पिटल में हंगामा किया था? सुना है तुम्हें मेरी फैमिली का जी युआन फ्लावर चाहिए। उसके हाथ में वाइन ग्लास था। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे कोई कुत्ता भीख मांगने आया हो। मिस जाओ, मेरी मां की जान बचाने के लिए मुझे वो मेडिसिन चाहिए। आप अपनी कंडीशन बताइए। पैसे, पावर या फ्यूचर में जाओ फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम आए मैं सॉल्व कर सकता हूं। मैंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया। 10 साल में पहली बार मैंने किसी से इस तरह रिक्वेस्ट की थी। जाओ ईरान ऐसे हंसी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुना हो। तुम जैसे क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले आदमी के भरोसे जाओ फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व होगी? पहले खुद को देखो। सच में दुनिया में हर टाइप के लोग होते हैं। फ्री में फायदा लेने के लिए तुम मेरे घर तक आ गए। उसने अपने बैग से पैसे निकाले और मेरे मुंह पर फेंक दिए। ये लो, इन पैसों से अंतिम संस्कार की तैयारी कर लेना। मेरे घर की जमीन गंदी मत करो। अभी नहीं निकले तो मैं कुत्ते छोड़ दूंगी। पैसे हवा में उड़ रहे थे। मेरी मुट्ठी इतनी टाइट हो गई कि नाखून हाथ में घुस गए। मेरा मन कर रहा था कि एक ही अटैक में ये गेट तोड़ दूं और मेडिसिन ले जाऊं, लेकिन मेरी समझ कह रही थी अगर लड़ाई में मेडिसिन खराब हो गई तो मेरी मां की लास्ट होप भी खत्म हो जाएगी। मैंने गहरी सांस ली और वहां से मुड़ गया। लेकिन एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई थी कि दूसरी आ गई। जैसे ही मैं जाओ मैंशन से बाहर निकला, तियाओ नर्क का फोन आ गया। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से उसकी रोते हुए आवाज आई, भाई बचाओ, मिस लिम को वो लोग उठाकर ले गए हैं। क्या? मेरे दिमाग में धमाका हो गया। एक भयानक किलिंग इंटेंट मेरे अंदर से बाहर निकला। तभी फोन से एक ठंडी आवाज आई। वो ची बाचियों की आवाज थी, लेकिन पीछे एक और ज्यादा खतरनाक आदमी की आवाज भी थी। वो था ची फैमिली का हेड ची बा लॉन्ग। लॉन्ग नागोथियन है ना तुम? सुना है तुम बहुत अच्छा लड़ते हो। अभी वो लिम त्वेत हमारे हाथ में है, वेस्ट साइड के बाहर पुराने शिपयार्ड में। अगर चाहते हो कि वो सही सलामत रहे तो अपनी बहन को लेकर चुपचाप यहां आ जाओ। याद रखना, पुलिस को बताया या कोई चालाकी दिखाई तो पहले मैं उस टीचर को बर्बाद करूंगा, फिर समुद्र में फेंक दूंगा। फोन कट गया। आसमान में अचानक काले बादल छा गए। बिजली गरजने लगी। एक तेज बारिश आने वाली थी। एक तरफ मेरी मां थी जो मौत से लड़ रही थी, और दूसरी तरफ वो इंसान जिसने हमेशा मेरी मां और बहन की मदद की और आज मेरी वजह से वो मुसीबत में थी। उस पल मेरी आंखों की बची हुई आखिरी गर्माहट भी गायब हो गई। उसकी जगह आ गई वो ठंडक जो 10 साल के खूनी बैटलफील्ड में बनी थी। मैंने अंधेरे आसमान को देखा। मेरे होठों पर एक ठंडी मुस्कान आ गई। अगर तुम सब इतनी जल्दी अपनी कीमत चुकाना चाहते हो तो आज रात मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगा। बारिश तेज होने लगी। मैंने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। शन वनशान से ली हुई गाड़ी तीर की तरह अंधेरी रात को चीरती वेस्ट साइड के पुराने शिपयार्ड की तरफ दौड़ गई। शिपयार्ड के अंदर रोशनी फैली हुई थी। चीबा चियाओ एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था, हाथ में एक छोटा नाइफ घुमाता हुआ। उसके मोटे चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल थी। लिम त्वेत खुमस्सी से बांधकर लटका दिया गया था। उसका पूरा शरीर बारिश से भीग चुका था। चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया था। उसके मुंह में कपड़ा ठूसा गया था। वो सिर्फ हल्की हल्की आवाज निकाल पा रही थी। चीबा चियाओ अपने टूटे हुए हाथ को बैंडेज में लटकाए साइड में नफरत भरी नजरों से खड़ा था। उसके पीछे पूरे 100 आदमी थे। सबके हाथ में आयरन रॉड्स और नाइफ्स थे। हर एक के चेहरे पर खतरनाक एक्सप्रेशन था। वो लॉन्ग नागोथियन अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं डर के मारे भाग तो नहीं गया? तभी धड़ाम एक जबरदस्त आवाज हुई। शिपयार्ड का भारी आयरन गेट कागज की तरह उड़ गया। एक ब्लैक मेबैग बारिश और ठंडी हवा के साथ अंदर घुस आई। एक परफेक्ट ड्रिफ्ट के बाद गाड़ी सबके सामने रुक गई। कार का दरवाजा खुला। मैं धीरे धीरे बाहर निकला। मेरा हर कदम जैसे वहां खड़े हर इंसान के दिल पर पड़ रहा था, भारी और दम घोंट देने वाला। सिर्फ 100 लोग। मैंने आसपास देखा। मेरी आवाज बिल्कुल नॉर्मल थी, जैसे मैं पूछ रहा हूं आज डिनर में क्या है। घमंडी, मौत सामने है फिर भी जबान चल रही है। ची बाबा गुस्से में हंसने लगा।
लड़के, हिम्मत तो है तुम में, लेकिन आज पंख भी निकल आए तो यहां से बचकर नहीं जा पाओगे। मारो इसे। 100 आदमी समुद्र की लहर की तरह मेरी तरफ दौड़े। चीखने की आवाज पूरे शिपयार्ड में गूंज उठी। मैं न पीछे हटा न बचा, बस हाथ में पकड़ी चीज को हल्का सा हवा में उछाल दिया। वो चीज धीरे धीरे हवा में घूम रही थी और उसके जमीन पर गिरने से पहले मैं मूव कर चुका था। मेरी स्पीड बिजली की तरह थी, परछाई की तरह तेज। ये कोई सड़क की लड़ाई नहीं थी, ये बैटलफील्ड की किलिंग आर्ट थी। मेरा हर पंच हड्डी टूटने की आवाज लेकर आता। मेरी हर किक के साथ कोई ना कोई चीखते हुए कई मीटर दूर उड़ जाता। 10 सेकंड बाद वो चीज फाइनली जमीन पर गिर गई और पूरे पुराने शिपयार्ड में मेरे अलावा कोई खड़ा नहीं था। हर जगह दर्द से चीखते हुए लोग पड़े थे। सीन देखने लायक भी नहीं था। ची फैमिली के बाप बेटे की रूह कांप गई। मैं धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ा। मेरी आंखों की ठंडक किसी को भी तोड़ सकती थी। नहीं, मुझे मत मारो, मैं ची फैमिली का हेड हूं। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं दे दूंगा। ची बाबा जमीन पर सर मारकर भीख मांगने लगा। मैंने एक किक मारी, वो सीधा दूर जा गिरा। फिर मैं लमत्वेत के नीचे गया, एक सिक्का उछाला। उस सिक्के ने रस्सी काट दी और मैंने उसके गिरते हुए शरीर को संभाल लिया। तभी बाहर से अचानक कई कार्स के ब्रेक लगने की आवाज आई। कई लग्जरी कार्स ने पूरे शिपयार्ड को घेर लिया। कार का दरवाजा खुला। जाओ फैमिली का हेड जाओ वूजी अपने ट्रेंड बॉडीगार्ड्स के साथ अंदर आया। असल में ची बा क्याओ ने बैकअप के लिए जाओ फैमिली को सिग्नल भेज दिया था, क्योंकि किसी ने जाओ फैमिली के इंटरेस्ट को टच किया था। मेरी जाओ फैमिली के एरिया में हंगामा करने की हिम्मत किसकी हुई? जाओ वूजी की पावरफुल आवाज गूंज उठी। चीबा क्याओ को जैसे नई जिंदगी मिल गई। वो घिसते हुए जाओ वूजी के पास गया। अंकल जाओ, मुझे बचाइए, ये वही लड़का है, इसने मुझे मारा और जाओ फैमिली को खत्म करने की धमकी दी। जाओ वूजी ने आंखें सिकोड़ी और मेरी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने मेरी बारिश से भीगी जैकेट उतरते हुए देखी और मेरी पीठ पर भरे हुए पुराने जख्मों के निशान देखे, उसका पूरा शरीर जम गया। ये जाओ वूजी की आंखें सिकुड़ गईं, उसके पैर कमजोर पड़ गए और वो सीधा घुटनों पर गिर गया। आसपास के सब लोग शॉक्ड रह गए। जाओ वूजी, काफी टाइम हो गया। मैं धीरे से मुड़ा, मेरी नजर चाकू की तरह तेज थी। आप जाओ वूजी की आवाज कांप रही थी। उसका चेहरा डर से भर गया, क्योंकि उसके सामने वो आदमी खड़ा था जिसके सामने देश का सबसे बड़ा लीडर भी रिस्पेक्ट से बात करता था, और अभी थोड़ी देर पहले उसकी बेटी ने इसी आदमी की इंसल्ट की थी। मुझे सिर्फ मेरी मां को बचाने की मेडिसिन चाहिए थी। अब बताओ, दोगे या नहीं? मैंने ऊपर से उसकी तरफ देखा, जैसे कोई देवता फैसला सुना रहा हो। दूंगा, जरूर दूंगा, चाहे पूरी जाओ फैमिली देनी पड़े मैं दे दूंगा। जाओ वूजी ने बिना सोचे ऑर्डर दिया। एक ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स लाया गया जिसमें गुई युआन फ्लावर रखा हुआ था। मैंने बॉक्स लिया और ची फैमिली के बाप बेटे की तरफ देखा, जो अब उम्मीद खो चुके थे। मैंने ठंडी आवाज में सिर्फ एक शब्द कहा, हैंडल करो। जाओ वूजी तुरंत समझ गया। उसने पीछे खड़े लोगों को इशारा किया। कई बॉडीगार्ड्स ने ची फैमिली के बाप बेटे को घेर लिया। इस बार उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। जब गुई युआन फ्लावर की हल्की रोशनी ट्रीटमेंट रूम में पहुंची तो इंटरनेशनल लेवल के डॉक्टर्स भी हैरान रह गए, और मेरी मां, जो लगभग मौत के मुंह में जा चुकी थी। मेरी मां के लाइफ साइंस चमत्कारिक तरीके से स्टेबल होने लगे। मैं खुद मां के पास बैठा रहा। हार्ट मॉनिटर पर चलती हुई लाइंस देखते देखते मेरी आंखें धुंधली होने लगी। ये सिर्फ एक मेडिसिन नहीं थी, ये मेरे 10 साल का दर्द था। जब मां की कमजोर आंखें धीरे धीरे खुली और उन्होंने हल्की आवाज में कहा, घाओथियन, बैटलफील्ड के खून और मौत से गुजरा हुआ ये लोहे जैसा आदमी भी एक पल में आंखों से आंसू रोक नहीं पाया। मां की हेल्थ बेटर होने की खुशी में और लमत्वेत का इतने साल मदद करने के लिए शुक्रिया करने के लिए मैंने स्पेशली एक बड़ा डिनर बनाया। अब न कोई डेंजर था, न किसी रिच फैमिली की दुश्मनी। इस वक्त सिर्फ घर की गर्म रोशनी थी और खाने की खुशबू। च्याओ न्युआक एक खुश चिड़िया की तरह कभी मां को खाना दे रही थी, कभी मेरे लिए पानी भर रही थी। उसके चेहरे पर वो स्माइल थी जो काफी टाइम से गायब थी। लमत्वेत मेरे सामने बैठी थी, लेकिन उसकी नजरें थोड़ी बच रही थी। कल रात की लड़ाई देखने के बाद उसकी आंखों में मेरे लिए थोड़ी रेस्पेक्ट थी और थोड़ी क्यूरियोसिटी भी। ये 10 साल आखिर तुमने क्या किया? डिनर टेबल पर आखिर लमत्वेत खुद को रोक नहीं पाई। उसने वही सवाल पूछ लिया जो सब जानना चाहते थे। च्याओ न्युआक और मां ने भी खाना रोक दिया
और मेरी तरफ देखने लगे। मेरे हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक एक पल के लिए रुक गई। मेरे दिमाग में बॉर्डर की वो तेज हवा वापस चलने लगी। वो खतरनाक और दर्द भरी चीजें मैं उन्हें कैसे बता सकता था। मैंने सर उठाया और हल्की स्माइल के साथ मां की प्लेट में एक मीट का पीस रखा। कुछ खास नहीं, बस आर्मी ज्वाइन की थी। डिग्री नहीं थी, इसीलिए शुरू में मुझे सपोर्ट टीम में भेजा गया। ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड थी, फिर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो एक नॉर्मल सोल्जर बन गया। बस थोड़ी सेल्फ डिफेंस स्किल्स सीख ली। वैसे भी बॉर्डर जैसी जगह पर जिंदा रहना है तो कुछ स्किल्स आनी जरूरी है। सच में बस इतना ही? लमतियत क्लियरली पूरा बिलीव नहीं कर रही थी। कल रात जो डेंजरस फाइटिंग स्किल्स उसने देखी थी वो किसी नॉर्मल सोल्जर के पास कैसे हो सकती थी, लेकिन मेरी आंखों को देखकर उसने आगे कुछ नहीं पूछा। रात शांत थी। फैमिली के सोने के बाद मैं अकेला छत पर गया। मैंने अपनी शर्ट के बटन खोले। चांद की रोशनी में मेरी पीठ और सीने पर फैले हुए गहरे निशान और भी क्लियरली दिख रहे थे। मेरी उंगली धीरे से एक पुराने जख्म पर गई और मेरी यादें 3 साल पहले की उस रात में वापस चली गईं। कैप्टन आप जाइए, मेरी फिक्र मत करिए। वो लड़का जिसने मेरी जगह वो डेंजरस अटैक अपने ऊपर ले लिया था, उसका शरीर तक पूरा नहीं बचा था, लेकिन जाते जाते भी उसने मेरा हाथ पकड़कर कहा था कि मुझे जिंदा रहना होगा। मैंने रात के आसमान को देखा। ठंडी हवा ने मेरी आंख के कोने पर आया आंसू सुखा दिया। 10 साल, कितनी बार मौत और जिंदगी के बीच गुजरा। दुनिया सिर्फ ये जानती है कि बॉर्डर कभी नहीं गिरा, लेकिन कोई नहीं जानता उसके पीछे कितने भाइयों का खून और हड्डियां लगी हैं। मैं सच में थक चुका था। अब बस मां और बहन के साथ एक पीसफुल जिंदगी जीना चाहता था। तभी मैंने हवा में एक अजीब मूवमेंट महसूस की। बहुत हल्की किलिंग इंटेंट थी, लेकिन मेरी सेंसेस से बच नहीं सकती थी। मेरी नजर बाज की तरह दूर के अंधेरे की तरफ गई। वहां जैसे कोई जहरीली सांप जैसी ठंडी आंखें मुझे देख रही थीं। मेरा फोन वाइब्रेट हुआ। स्क्रीन लाइट हुई। एक इनक्रिप्टेड मैसेज था। पहले सब रैंडम वर्ड्स जैसे दिख रहे थे, लेकिन डिकोड करने के बाद सिर्फ 4 वर्ड्स निकले। हमने तुम्हें ढूंढ लिया। सुबह की धूप डाइनिंग टेबल पर गिर रही थी। मां का चेहरा क्लियरली पहले से बेटर लग रहा था। तियो न्यूयॉर्क एक्साइटेड होकर मुझे स्कूल के सेलिब्रेशन के बारे में बता रही थी। मैं स्माइल करते हुए सुन रहा था। हाथ में एग पकड़ा हुआ था, लेकिन मेरा दिल अभी भी अलर्ट था। कल रात का इनक्रिप्टेड मैसेज एक टाइम बॉम्ब की तरह था। बाहर से मैं इस रेयर पीसफुल मोमेंट को एंजॉय कर रहा था, लेकिन मेरी इंस्टिंक्ट कह रही थी तूफान से पहले वाली शांति सबसे ज्यादा डेंजरस होती है। फैमिली को टेंशन ना हो, इसलिए मैं हमेशा की तरह तियो न्यूयॉर्क को स्कूल छोड़ने गया। स्कूल गेट पर पहुंचते ही देखा पूरी जगह डेकोरेटेड थी। हर तरफ लग्जरी कार्स थी और बड़े बड़े लोग एक्सपेंसिव कपड़े पहनकर आए हुए थे। पता चला ये सेलिब्रेशन सिर्फ एक नॉर्मल इवेंट नहीं था, ये लिन हाई सिटी के अपर क्लास लोगों का बड़ा गैदरिंग भी था। यहां तक कि फॉरेन स्पॉन्सर्स भी आए हुए थे। भैया देखो, वो इस बार के सबसे बड़े स्पॉन्सर्स हैं। सुना है किसी इंटरनेशनल सिक्योरिटी ग्रुप से हैं। तियो न्यूयॉर्क ने एक्साइटेड होकर मेन स्टेज की तरफ इशारा किया। ब्लैक सूट्स और सनग्लासेस पहने हुए फॉरेनर्स का एक ग्रुप खड़ा था। मैंने उस तरफ देखा और मेरी आंखें तुरंत सिकुड़ गईं। वो लोग नॉर्मल कपड़ों में थे, लेकिन उनका चलने का स्टाइल, वो सालों की ट्रेनिंग वाली कोल्ड फीलिंग और भीड़ को देखने का तरीका सब कुछ अलग था। खासकर उनका लीडर, जिसके चेहरे पर स्कार था, कपड़ों से छुपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी गर्दन पर एक ब्लैक स्नेक टैटू हल्का सा दिख रहा था। मेरे दिमाग में जैसे बिजली गिर गई। ब्लैक स्नेक आर्मी? ये लोग सच में आ गए हैं, और इतनी हिम्मत कि सीधा स्कूल में घुस आए। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, और क्लियरली उनका टारगेट मैं था। तियो न्यूयॉर्क, वो लोग अच्छे नहीं लग रहे, उनसे दूर रहना, मैंने धीमी आवाज में कहा और चुपचाप उसे अपने पीछे कर लिया। भैया, फिर से आपकी आर्मी वाली आदत शुरू हो गई क्या? वो लोग इन्वेस्टर्स हैं। तियो न्यूयॉर्क कंप्लेन तो कर रही थी, लेकिन फिर भी मेरी बात मानकर सिर हिला दिया। तभी वो स्कार वाला आदमी शायद मेरी नजर समझ गया। उसने भीड़ के पार से मुझे देखा और एक ठंडी क्रूअल स्माइल दी। उसने अपना हाथ उठाया और गला काटने का इशारा किया। मैंने कोई रिएक्शन नहीं दिया, बस चुपचाप उन सबकी पोजीशन याद कर ली। अगर तुम लोग यहां तक आ गए हो तो फिर वापस शांति से जाने का सपना मत देखना। मैं वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर चुपचाप भीड़ से अलग हो गया और सिक्योरिटी रूम में घुस गया। मैंने पूरे स्कूल का कैमरा सिस्टम अपने कंट्रोल में कर लिया। मेरी नजर स्क्रीन पर उन लोगों की हर मूवमेंट पर थी। स्क्रीन में ब्लैक स्नेक के लोग भूत की तरह अलग अलग जगह फैल रहे थे। कुछ लोग एग्जिट्स गार्ड कर रहे थे और कुछ लोग चुपके से पावर रूम की तरफ जा रहे थे। ये लोग करना क्या चाहते हैं? किओस क्रिएट करना या बड़े लेवल पर नुकसान पहुंचाना? अचानक स्टेडियम की तरफ से शोर सुनाई दिया। पता चला वो स्कार वाला आदमी गेस्ट बनकर स्टेज पर स्पीच दे रहा था। उसके हाथ में माइक था, लेकिन उसकी नजर भीड़ के बीच खड़ी तियो न्यूयॉर्क पर टिकी हुई थी।
उसके चेहरे पर एक बुरी मुस्कान आ गई। आज मैं यहां मौजूद एक स्टूडेंट को एक स्पेशल गिफ्ट देना चाहता हूं। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी, तभी जोर से आवाज आई। अंदर के दरवाजे बंद कर दिए गए। सारी लाइट्स एक पल में बंद हो गईं। हर तरफ चीखने की आवाजें आने लगीं। क्या हो रहा है? लाइट क्यों चली गई? बचाओ, किसी के पास वेपन है? अंधेरे में मैं सिक्योरिटी रूम से एक चीते की तरह बाहर निकला। मेरे हाथ में सिक्योरिटी गार्ड से ली हुई एक रबर स्टिक थी। मैं अपनी असली पहचान ऐसे ही सामने नहीं ला सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि मैं इन कचरे जैसे लोगों को सजा नहीं दे सकता। अंधेरे के कोने में एक साइलेंट हंट शुरू हो चुका था। जिसको जिंदा रहना है, चुपचाप खड़ा रहे। अंधेरे में स्कार वाले आदमी की ठंडी आवाज गूंजी। जो भी हिलेगा मैं उसे खत्म कर दूंगा। लॉन्ग त्याओ न्योक नाम की लड़की, खुद बाहर आ जाओ, वरना हर 1 मिनट में एक हॉस्टेज कम होता जाएगा। उसकी बात सुनते ही अंधेरे में छुपे मेरी आंखों में किलिंग इंटेंट बर्फ की तरह ठंडी हो गई। मेरा शरीर एक शैडो की तरह हिला और एक गार्ड कर रहे मर्सिनरी के पीछे पहुंच गया। मैंने उसकी गर्दन पर जोर से वार किया। अब 19 बचे। पूरा स्कूल अंधेरे में जैसे म्यूट हो गया था। सिर्फ कभी कभी आने वाली हल्की टकराने की आवाजें लोगों की रीढ़ की हड्डी तक ठंडी कर रही थीं। स्कार वाला आदमी स्टेज पर खड़ा था। जैसे बिल्ली चूहे के साथ खेलती है, वैसे वो नीचे डरे हुए स्टूडेंट्स और टीचर्स को देख रहा था। उसे मुझे ढूंढने की जल्दी नहीं थी। वो इस क्रूअल तरीके से मुझे खुद बाहर निकलने पर मजबूर करना चाहता था। लॉन्ग त्याओ न्योक और लम तुयेत स्टेज के एक कोने में सिकुड़कर खड़ी थीं। उनके चेहरे सफेद पड़ गए थे। आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे। 5वां आदमी, स्कार वाले ने ठंडी हंसी हंसी और अपना वेपन धीरे धीरे घुमाया। रुक जाओ। मैं धीरे धीरे अंधेरे से बाहर आया। मेरे हाथ में एक बेहोश मर्सिनरी घिसटता हुआ आ रहा था। मैंने उसे ऐसे ही जमीन पर फेंक दिया। फिर बाहर आ ही गए। मुझे लगा फेमस लॉन्ग शाय एक डरपोक कछुआ बन गया। स्कार वाले ने मुझे देखा। उसकी आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। वो एक शिकारी की नजर थी जो अपने शिकार को देख रहा हो। उन्हें छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। मेरी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें ऐसी ठंडक थी जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता था। मेरे साथ चलोगे? स्कार वाला ऐसे हंसा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा जोक सुन लिया हो। लॉन्ग शाय, लगता है तुम्हें अभी सिचुएशन समझ नहीं आई। अब यहां गेम के रूल्स मैं बनाता हूं। इन आसपास के फूलों को देखो। मेरा एक ऑर्डर और ये जगह जिंदा जहन्नुम बन जाएगी। स्कूल के बाहर स्पेशल फोर्स की सायरन बज रही थी, लेकिन बंद दरवाजे और पहले से छुपे शूटर्स उन्हें बाहर ही रोक रहे थे। ये एक ऐसी चेस गेम थी जिसमें चारों तरफ से घेरा जा चुका था। मेरे अलावा इस सिचुएशन को कोई नहीं तोड़ सकता था। मैं धीरे से झुका। मेरे हाथ की छोटी नाइफ एक सिल्वर लाइट बनकर हवा में गई। एक इम्पॉसिबल एंगल से वो सीधा अंधेरे में छुपे शूटर को लगी। लगभग उसी वक्त मेरा शरीर तीर की तरह आगे निकला और स्कार वाले की तरफ दौड़ा। मरना चाहता है? स्कार वाले का चेहरा शॉक से बदल गया। उसने सोचा भी नहीं था कि ऐसी सिचुएशन में भी मैं फाइट बैक करूंगा। उसने इंस्टिंक्ट से ट्रिगर दबा दिया। आवाज गूंज उठी, लेकिन मैं गिरा नहीं। मैंने ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल मूवमेंट से अटैक अवॉइड कर दिया, लेकिन पीछे त्याओ न्योक को बचाने के लिए मुझे साइड के 2 मर्सिनरीज के अटैक सहने पड़े। मेरे कंधे और पैर पर कई खून के निशान बन गए। दर्द फैल गया, लेकिन मेरी भौं तक नहीं हिली। मैं अब भी एक ऐसे जानवर की तरह था जो पीछे हटना नहीं जानता। इस बार मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। मैं जोर से गरजा और सीधा स्कार वाले के चेहरे पर पंच मारा। क्रैक! उसकी नाक टूटने की आवाज आई। स्कार वाला चीखते हुए पीछे जा गिरा। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। आसपास के डजन्स रेड डॉट्स एक साथ मेरे ऊपर लॉक हो गए। डजन्स इंफ्रारेड पॉइंट्स मौत की आंखों की तरह मेरे शरीर पर घूम रहे थे। अगला ही पल फायरिंग की आवाज गूंज उठी। गोलियां एक खतरनाक जाल की तरह मेरी तरफ आ रही थीं। अगर मैं अपनी फुल स्ट्रेंथ में होता तो ये बुलेट्स मेरे लिए स्लो मूविंग टॉयज जैसी होती। लेकिन अभी मैं इंजर्ड था और मेरे पीछे त्याओ न्योक और लम तुयेत भी थीं। मेरी मूवमेंट बहुत लिमिट हो गई थी। मैंने तुरंत साइड में रखा हुआ एक भारी वुडन बोर्ड पकड़ा, एक हाथ से उसे उठाया और अपने सामने शील्ड की तरह लगा दिया। बुलेट्स उस बोर्ड से टकरा रही थीं। लकड़ी के टुकड़े उड़ रहे थे। टकराने की आवाज लगातार गूंज रही थी। इसी छोटी सी प्रोटेक्शन का फायदा उठाकर मैंने स्टेज का फ्लोर तोड़ दिया। त्याओ न्योक, लम तुयेत दोनों स्टेज के नीचे सेफ कॉर्नर में चले गए। चुप कर वहीं रहना, बाहर मत आना, मैंने भारी आवाज में ऑर्डर दिया। लेकिन उनके कुछ रिएक्ट करने से पहले ही मैं एक चीते की तरह फिर बाहर निकल गया। अगर बचकर नहीं निकल सकता तो खून से एक रास्ता बनाना पड़ेगा।
जैसे ही मैं घेरा तोड़कर स्कार वाले आदमी के पास पहुंचने वाला था, अचानक हवा में एक मीठी बादाम जैसी स्मेल फैल गई। नहीं, ये नर्व को सुन्न करने वाली गैस है। मैंने तुरंत सांस रोक ली, लेकिन ये स्पेशल गैस स्किन के पोर्स से अंदर घुस सकती थी और पल भर में मेरे नर्व्स को सुन्न कर दिया। मेरी नजर धुंधली होने लगी, हाथ पैर ऐसे भारी हो गए जैसे उन पर हजारों किलो का वजन रख दिया गया हो। सीने का दर्द भी कई गुना बढ़ गया। लॉन्ग मार्शल, ये चीज खास तुम्हारे लिए तैयार की गई थी। चाहे तुम्हारा शरीर लोहे का ही क्यों ना हो, आज तुम्हें यहीं गिरना पड़ेगा। स्कार वाला आदमी धुएं के बीच से हंसते हुए बाहर आया। उसके हाथ में एक बड़ी नाइफ थी जिससे खून टपक रहा था। आसपास के मर्सेनरीज भी शैतानों की तरह मास्क पहनकर मेरी तरफ बढ़ने लगे। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गिर सकता। अगर मैं गिर गया तो यहाँ के बच्चे और तियोनियोक सब खतरे में पड़ जाएंगे। मैंने जोर से अपनी जीभ काट ली, दर्द के सहारे खुद को होश में रखा। अब मुझे दुश्मन के चेहरे तक साफ नहीं दिख रहे थे। मैं सिर्फ अपने फाइटिंग इंस्टिंक्ट के भरोसे लड़ रहा था। मैंने हाथ में छीनी हुई मिलिट्री नाइफ उठाई। हर वार के साथ एक खून की लकीर बन रही थी। जब मेरी होश की आखिरी डोर टूटने वाली थी और मैं बस आखिरी हिम्मत से खड़ा था, तभी आसमान से एक बहरा कर देने वाली आवाज आई। ये बिजली की गरज नहीं थी, ये एक हैवी मिलिट्री एयरक्राफ्ट की आवाज थी जो हवा को चीर रहा था। अगला ही पल हॉल की बड़ी ग्लास वाली छत टूट गई और अनेक काले साए जैसे आसमान से उतर रहे सैनिक रस्सी के सहारे नीचे आए। एक गुस्से से भरी आवाज आसमान की गरज की तरह गूंज उठी। उस आवाज ने वहां मौजूद हर इंसान को हिला दिया। वो कुछ दर्जन लोग नहीं थे, ना ही कुछ 100। वो पूरे 3000 नॉर्थ बॉर्डर के एलीट सोल्जर्स थे, पूरे वेपन्स के साथ। उनका ऑरा बर्फ की तरह ठंडा था। उन्होंने ब्लैक और गोल्डन आर्मर पहना हुआ था और उनके सीने पर गोल्डन ड्रैगन का बैज चमक रहा था। ये भाई की आर्मी है, ये भाई की आर्मी है, कोने में बैठी तियोनियोक रोते हुए बोली। सिचुएशन एक पल में पलट गई। ब्लैक स्नेक आर्मी, जो अभी तक एरोगेंट बनी हुई थी, इन असली बैटलफील्ड मशीन्स के सामने मिट्टी के बर्तन जैसी कमजोर लग रही थी। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। सिर्फ एक टक्कर में वो मर्सेनरीज काले समुद्र जैसे सोल्जर्स में डूब गए। ये कोई फाइट नहीं थी, ये एक तरफा तबाही थी। स्कार वाला लीडर रिएक्ट भी नहीं कर पाया था, तभी एक लंबे पावरफुल कमांडर ने एक पंच में उसका जबड़ा तोड़ दिया और उसे मरे हुए कुत्ते की तरह खींचकर मेरे सामने फेंक दिया। हम लेट आए हैं। कमांडर एक घुटने पर बैठ गया। उसकी आंखों में दर्द था जब उसने मेरा घायल शरीर देखा। मैंने अपनी बची हुई ताकत से खुद को संभाला। दुश्मन पकड़े जा चुके थे और सभी स्टूडेंट्स सेफ थे। मेरे हाथ की मिलिट्री नाइफ जमीन पर गिर गई। एक हल्की सी आवाज हुई। मुझे लगा पूरी दुनिया घूम रही है। आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मेरा शरीर पीछे की तरफ गिर गया। जब मेरी आंख खुली, मैं आईसीयू में था। खिड़की से आ रही धूप थोड़ी चुभने वाली थी। हवा में मेडिसिन और हल्की फूलों की खुशबू मिली हुई थी। मैंने आदत से उठने की कोशिश की, लेकिन पूरे शरीर के जख्म खिंच गए। दर्द से मेरी सांस रुक गई। बेड के पास 2 लोग सिर रखकर सो रहे थे। वो तियोनियोक और लमश्वेत थीं। उनकी आंखें सूजी हुई थीं। साफ था वो पूरी रात मेरी देखभाल कर रही थीं। रूम का दरवाजा धीरे से खुला। शमवान सन उसी पावरफुल कमांडर के साथ अंदर आए। मुझे जागता देखते ही वो कमांडर तुरंत एक घुटना पर बैठ गया। हम लेट आए। ब्लैक स्नेक आर्मी के बचे हुए सभी लोग खत्म कर दिए गए हैं। मैंने हाथ हिला दिया। इस बार मैं सच में थक चुका था, सिर्फ शरीर के जख्मों से नहीं, दिल से भी। 10 साल बैटलफील्ड से लौटने के बाद मैं बस एक सिंपल जिंदगी जीना चाहता था, लेकिन फिर भी मैं इस एंडलेस स्टॉर्म में खींच लिया गया। लॉन्ग मार्शल, कैपिटल से ऑर्डर आया है। शमवान सन ने रिस्पेक्ट के साथ एक गोल्डन डॉक्यूमेंट मेरे सामने रखा। उसके चेहरे पर एक्साइटमेंट थी। इस बार आपने अकेले स्कूल बचाया, इसलिए ऊपर से ऑर्डर है कि आपको वापस मार्शल की पोजीशन दी जाए। मैंने उस डॉक्यूमेंट को देखा। वो डॉक्यूमेंट सबसे बड़ी पावर का सिंबल था। मैं चुप रहा। फिर मैंने सोती हुई तियोनियोक को देखा, माँ और लमश्वेत को देखा, जो बाहर मेरे लिए पॉरेज बना रही थीं। उनकी आंखों के आंसू अभी तक पूरे सूखे नहीं थे। जरूरत नहीं है। मैंने धीरे से वो डॉक्यूमेंट वापस कर दिया। मेरी आवाज हल्की थी, लेकिन फैसला मजबूत था। लॉन्ग नाउ थीन अब नहीं रहा। जो आदमी अब जिंदा है वो बस एक नॉर्मल इंसान है, जो अपनी बहन के लिए खाना बनाना चाहता है और अपनी माँ की सेवा करना चाहता है। नॉर्थ बॉर्डर में मेरे भाई लोग हैं, मुझे उन पर भरोसा है। कमांडर और थम वानसन ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर शौक था। वो समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन मेरी आंखों की शांति और फैसला देखकर आखिर में दोनों ने गहरा सर झुका दिया। कुछ दिन बाद लिंगहाई सिटी में एक बड़ी खबर फैल गई। वो जाओ फैमिली, जो कभी बहुत पावरफुल और एरोगेंट थी, अचानक बैंकरप्ट होने का अनाउंसमेंट कर दिया। जाओ फैमिली के हेड त्रियो वोकुक ने अपने पूरे परिवार को लेकर उसी रात शहर छोड़कर चले गए। उसके बाद उनका कोई पता नहीं चला। और वो तेई फैमिली, जो कभी किसी को कुछ नहीं समझती थी, वो भी दुनिया के मैप से गायब हो गई।
आधे साल बाद लिंघाई सिटी की एक पुरानी गली में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खुला, जिसका नाम था लॉन्ग की स्मॉल रेस्टोरेंट। ना कोई रिबन कटिंग हुई, ना कोई बड़ा सेलिब्रेशन, बस आसपास के पड़ोसी खुशी से मिलने आए। बॉस, एक बोल ब्रेज्ड मीट नूडल्स देना। अभी लाया, बस रेडी है। मैंने एप्रन बांधा हुआ था और एक नॉर्मल आदमी की तरह बड़े पैन में खाना बना रहा था। तियाओ न्यूयॉर्क स्कूल से बैग लेकर वापस आई और खुशी खुशी मुझे बताने लगी कि उसका यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया है। मां खिड़की के पास बैठी धूप ले रही थी। उनके चेहरे पर वो शांति थी जो पहले कभी नहीं देखी थी, और लम्त्वेत प्लेट सर्व करने में हेल्प कर रही थी। जब वो मेरे पास से गुजरी तो उसने चुपके से एक छिला हुआ ऑरेंज का पीस मेरे हाथ में दे दिया। उसकी आंखों में सिर्फ प्यार और सॉफ्टनेस थी। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। गोल्डन इवनिंग लाइट छोटे से रेस्टोरेंट के बोर्ड पर चमक रही थी। मैंने अपने माथे का पसीना साफ किया और अपने सामने की इस सिंपल लेकिन अनमोल जिंदगी को देखा। मेरे चेहरे पर एक सैटिस्फाइड स्माइल आ गई। वो खून और जंग से भरे साल, वो लॉन्ग मार्शल जो कभी बैटलफील्ड पर राज करता था, आज बस इस छोटे से गरम परिवार का सहारा था। भैया, मुझे स्वीट एंड ड्राई रिब्स खानी है, बना सकते हो? कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अभी बनाता हूं।